हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल मोटिवेशन बाय दीक्षा में। फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में हम डिस्कशन करने वाले हैं कि मुस्लिम शिक्षा प्रणाली क्या है, मुस्लिम एजुकेशन सिस्टम क्या है। ये हमारा यूनिट 3 का टॉपिक है। और यदि आप बीएड फर्स्ट सेम के स्टूडेंट हैं, साथ ही साथ यदि आप बीएड के भी स्टूडेंट हैं, तो आपका ये जो सब्जेक्ट है स्कूल एजुकेशन इन इंडिया स्टेटस एंड प्रॉब्लम, और बीएड में भी है स्कूल एजुकेशन, इन दोनों में आपका ये यूनिट 3 का टॉपिक है कि मुस्लिम कालीन शिक्षा किसे कहा जाता है। इसके बारे में हम थोड़ा सा डीप स्टडी करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैंने वैदिक कालीन, बौद्ध कालीन जो शिक्षा होती है इनके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया है। और जो हमारा नया चैप्टर है, नया टॉपिक है, वो हम पढ़ने वाले हैं कि मुस्लिम शिक्षा प्रणाली क्या है। तो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये एग्जाम में ये क्वेश्चन हर बार पेपर में पूछे जाते हैं। तो यदि हमें टॉपिक डिस्कशन करना है तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि हमें क्या क्या टॉपिक पढ़ना होगा। तो पहले हम पढ़ेंगे कि मुस्लिम शिक्षा प्रणाली का क्या अर्थ है, इसकी हम मीनिंग देखेंगे। फिर हमारा जो सेकंड टॉपिक रहेगा वो हम देखेंगे कि मुस्लिम शिक्षा प्रणाली की क्या विशेषताएं थी। फिर हम देखेंगे कि मुस्लिम शिक्षा प्रणाली के क्या पर्पस थे, क्या उद्देश्य थे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि मुस्लिम शिक्षा प्रणाली का जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, वो क्या होता था, कि मुस्लिम शिक्षा प्रणाली का क्या क्या पाठ्यक्रम है। तो ये 4 जो पॉइंट है इनके बारे में मैं थोड़ा सा डीप पढ़ाऊंगी आप लोगों को। तो वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो सकती है, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करिएगा, वीडियो पूरी देखिएगा। स्किप करके देखेंगे तो शायद मुझे लगता है आपको समझ में ना आ पाए, लेकिन आप पूरा उसको डीप देखेंगे ना तो जल्दी समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स, यदि हमारे चैनल पर जो भी नए यूज़र हैं, अभी तक हमारे चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। भी नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ, तो ये बीएड से रिलेटिव होते हैं, बीएड एंड डीएलएड से। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मुस्लिम शिक्षा प्रणाली का क्या अर्थ है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं कि मुस्लिम शिक्षा प्रणाली के बारे में हम जानेंगे। तो मुस्लिम शिक्षा प्रणाली, तो मुस्लिम शिक्षा प्रणाली का जो प्रारंभ हुआ है वो कब से हुआ है? 1200 से 1700 ईसा पूर्व। मतलब इसका जो स्टडी काल माना गया है, मतलब जो पूर्व माना गया है, वो 1200 से 1700 ईसा पूर्व तक के जो काल को हम कहते हैं मुस्लिम कालीन शिक्षा कहते हैं। यानी मुस्लिम जो काल होता है उसे कहा जाता है। मध्यकाल में जो भी शिक्षा प्रणाली थी उस शिक्षा प्रणाली को ही मुस्लिम शिक्षा प्रणाली कहा जाता है। तो मध्यकाल में जो भी शिक्षा प्रणाली का यूज किया जाता था उसको ही हम बोलते हैं मुस्लिम शिक्षा प्रणाली कहते हैं, जो मुख्य रूप से शासकों तथा धनी लोगों पर ही निर्भर करती थी। अब यहाँ पे जो शासक होते थे उन पर ही सबसे ज़्यादा ये डिपेंड करती थी, और जो मुस्लिम कालीन जो शिक्षा होती थी वो मकतब और मदरसों में दी जाती थी। जैसे वैदिक कालीन का शिक्षा का अर्थ होता है कि बच्चों में ज्ञान अर्जन करना, बौद्ध काल में भी होता है कि बच्चों में नॉलेज प्रोवाइड करना, कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कैसे हो, शिक्षित हो। तो इसी तरीके से मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में जो इसका अर्थ बताया है वो बताया गया है कि ज्ञान अर्जन कराना, बच्चों को नॉलेज देना। अब ज्ञान अर्जन कैसे मिलेगा? इसमें ज्ञान का अर्थ जो बताया गया है वो कुरान शरीफ की आयतें तथा हजरत मोहम्मद की उपदेशों का ज्ञान जनता तक पहुंचाना। अब बच्चों में कुरान शरीफ के बारे में बताया जाता था कि क्या होती थी। जैसे हमारे वैदिक काल, बौद्ध काल में रामायण, महाभारत, इनके माध्यम से हम बच्चों को शिक्षा देते थे, वैसे ही इसमें मुस्लिम कालीन शिक्षा में होता था कि जो बच्चे होते थे उनको कुरान शरीफ की आयतें पढ़ाई जाती थी, हजरत मोहम्मद के उपदेश पढ़ाए जाते थे, जिससे धीरे धीरे बच्चा कैसा हो सके, शिक्षित हो सके, उनको नॉलेज मिल सके। और ये जो शिक्षा होती थी वो कहाँ दी जाती थी? मकतब और मदरसों में बच्चों को शिक्षाएं दी जाती थी। तो मकतब तथा मदरसों के माध्यम से ही अधिक से अधिक शिक्षा का प्रसार किया जाने लगा, जिसमें इस्लाम धर्म में शिक्षा का बहुत अधिक महत्व हो गया। अब मकतब क्या और मदरसा क्या, तो इसके बारे में देखते हैं। जो मकतब होती है वो होती है हमारी प्राथमिक शिक्षा, और मदरसा जो होती है वो हमारी होती है उच्च शिक्षा। तो पहले बच्चा मकतब में प्रवेश करता था, फिर उसके बाद जब स्टडी पूरी हो जाती थी तब वो कहाँ जाता था? मदरसे में। तो जिसके माध्यम से बच्चों में क्या होता था? नॉलेज होता था, जिससे बच्चा क्या हो, हर बच्चा कैसा हो? शिक्षित हो,
जिसका अर्थ होता है परम शक्ति के प्रति समर्पण तथा नियमों का पालन करना। अब जब बच्चा मकतब और मदरसे में स्टडी करने लगेगा, जिससे उसको एजुकेशन का नॉलेज हो जाएगा, तो मतलब वो किसकी ओर समर्पण होने लगेगा, परम शक्ति मतलब ईश्वर के बारे में वो जानने लगेगा, और तथा नियमों के अकॉर्डिंग हर एक चीज़ों को उनको पढ़ाने लगेगा। नियम क्या है, उनके रूल्स क्या है, उसके अकॉर्डिंग वो उन सब चीज़ों को सीख जाएगा। तो मुस्लिम काल में जो भी मुसलमान शासक के सहयोग से एक नई प्रकार की नई एजुकेशन सिस्टम प्रणाली का डेवलपमेंट हुआ, जिसे हम कहते हैं मुस्लिम शिक्षा प्रणाली कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा एजुकेशन कहाँ दिया जाने लगा, मकतब और मदरसों में। तो ये जो दोनों पॉइंट है ना, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के पॉइंट्स हैं। इनको मैं नेक्स्ट वीडियो पे आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी कि मकतब में बच्चे की जो प्रवेश की आयु क्या थी, फिर मदरसे में प्रवेश की आयु क्या थी, क्या क्या कैसी शिक्षाएं होती थी, कौन कौन सी विधियों का यूज़ किया जाता था। तो अभी तो हम इसके बारे में देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि मुस्लिम शिक्षा प्रणाली की विशेषताएं, तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मुस्लिम एजुकेशन सिस्टम। तो सबसे पहले हम एक एक विशेषताओं के पॉइंट पढ़ते हैं, फिर उनको डीप स्टडी करेंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे कि मुस्लिम शिक्षा प्रणाली की जो विशेषता थी, सबसे पहली जो प्रवेश की आयु थी, इनकी जो प्रवेश की आयु कितनी मानी गई है, 5 से 6 वर्ष की मानी गई है। लेकिन वैदिक काल में क्या था, 12 वर्ष की अवधि थी। तो इस तरीके से सबकी जो एज होती है, जो पढ़ने की जो उम्र होती है, मतलब प्रवेश करने की, तो वो कितनी मानी गई है, मुस्लिम सब में अलग अलग है। वैदिक काल में अलग है, बौद्ध काल में अलग है। मुस्लिम काल में कितनी मान ली गई है, 5 से 6 वर्ष की आयु का जब बच्चा होता था, तो उनको बच्चों को शिक्षाएं दी जाती थी। देन नेक्स्ट है निःशुल्क शिक्षा, मतलब फ्री एजुकेशन। बच्चों को अधिकतर फ्री एजुकेशन दिया जाता था। किस काल में, मुस्लिम काल में। फिर गुरु शिष्य का कैसा संबंध था, अब जब गुरु पढ़ाएगा, बच्चों को सिखाएगा, तो स्वाभाविक सी बात है उनका कम्युनिकेशन कैसा होगा, उनका रिलेशन कैसा होगा। वैदिक काल में तो पिता और पुत्र के जैसे था, यहाँ पे भी पिता पुत्र के जैसे ही होगा। तो इनके बारे में हम देखेंगे कि गुरु और शिष्य का संबंध कैसा था। फिर हम देखेंगे अनुशासन एवं दंड, डिसिप्लिन एंड पनिशमेंट भी दी जाती थी बच्चों को। देन नेक्स्ट है स्त्री शिक्षा, वुमेन एजुकेशन। फिर नेक्स्ट है परीक्षाएं भी होती थी। फिर देन नेक्स्ट है हमारा प्रांतीय भाषाओं की अपेक्षाएं भी की जाने लगी थी। तो टोटल हमारी जो विशेषताएं हैं वो कितनी हो गई, हमारी 7 विशेषताएं। अब हम इनको एक एक करके स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि मुस्लिम शिक्षा प्रणाली की विशेषता। तो प्रवेश की जो आयु थी, इसमें मुस्लिम कालीन शिक्षा में प्रवेश की आयु मैंने जैसा कि बताया वो कितनी थी, 5 से 6 वर्ष की ही थी। देन नेक्स्ट है हमारा सेकेंड पॉइंट, निःशुल्क शिक्षा। तो मुस्लिम काल में मकतब तथा मदरसों में बच्चों को निःशुल्क शिक्षाएं दी जाती थी। वहाँ फ्री एजुकेशन पढ़ाया जाता था बच्चों को, जिससे हर बच्चा कैसा हो, शिक्षित हो। देन नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है गुरु और शिष्य का संबंध। मुस्लिम काल में गुरु और शिष्य का संबंध वैसे नहीं था जैसे हिंदू काल में था। तो हिंदू काल में कैसा था, पिता पुत्र के जैसे ही मानते थे। तो हिंदू काल में गुरु को अधिक आदर प्राप्त था, परंतु मुस्लिम काल में गुरु का पद इतना अधिक गौरवशाली नहीं था। देन नेक्स्ट शासन एवं दंड। तो अनुशासन जो होता था मुस्लिम काल में, तो हिंदू काल में शिक्षा का इतना अधिक गौरव प्रदान किया गया कि उसमें अनुशासन की समस्या उपस्थित ही नहीं होती थी। परंतु मुस्लिम काल में गुरुओं को हिंदू काल की भांति आदर प्राप्त नहीं था, इसलिए गुरु और शिष्य जो होते थे उनको वो शारीरिक दंड भी देते थे। मतलब गुरु अपने बच्चों को शारीरिक दंड भी देते थे, जैसे फॉर एग्जाम्पल घूंसे लगाना, कोड़े मारना। तो ये भी किस काल में होता था, मुस्लिम काल में होता था। देन नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ पॉइंट, स्त्री शिक्षा, वुमेन एजुकेशन। तो मुस्लिम जो होती थी उनकी जो संस्कृति थी उनमें होता था कि स्त्री हमेशा कैसे रहती थी, पर्दा प्रथा। वो हमेशा मतलब पर्दा प्रथा में रहती थी, वहाँ के कुछ रूल्स होते थे। परंतु इस्लाम में स्त्री शिक्षा का भी विरोध नहीं किया गया, क्योंकि बालिकाओं को एक निश्चित आयु तक ही बालकों के समान शिक्षाएं प्राप्त करने का अधिकार था, परंतु एक निश्चित आयु के बाद उनकी शिक्षाएं समाप्त हो जाती थी। मतलब एक समय तक ही बच्चों को पढ़ाया जाता था, स्त्रियों को, और एक टाइम होता था, उनके बाद उनका जो एजुकेशन था वो स्टॉप कर दिया जाता था, मतलब एंड कर दिया जाता था। देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सिक्स्थ पॉइंट है, देखते हैं हम परीक्षाएं, एग्जाम्स जो होते हैं ना। तो मुस्लिम काल में आधुनिक काल की भांति परीक्षाएं नहीं होती थी।
छात्रों को दूसरी कक्षा में भेजना या पहुंचाना वो एक टीचर्स पर ही डिपेंड करता था। जब शिक्षक को लगता था कि विद्यार्थी साल भर आ रहा है स्कूल, अच्छे से पढ़ रहा है, अच्छे से काम कर रहा है, तो उनको हम नेक्स्ट क्लास में इजली भेज देते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब जो आधुनिक जो हमारा काल है, वैदिक काल, बौद्ध काल, इनमें तो बच्चों को देखा जाता था कि बच्चे यदि गुरु की सेवा कर रहे हैं या प्रॉपर आ रहे हैं आश्रम में, गुरुकुल में, तो वो बस वह देखते थे और उसके अकॉर्डिंग उनको वहाँ पे पहुँचा देते थे। लेकिन अब क्या हो रहे हैं, अब टाइम टाइम पे एग्ज़ाम होते हैं, सेमेस्टर एग्ज़ाम होते हैं, ईयरली एग्ज़ाम होते हैं। उसमें ये देखा जाता है कि बच्चे यदि स्टडी कर रहे हैं और वो पास हो रहे हैं तभी वो नेक्स्ट क्लास में जाएंगे, यदि वो फेल हो जाते थे तो वो नेक्स्ट क्लास में नहीं जाते थे। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मुस्लिम शिक्षा की। तो मुस्लिम शिक्षा में जो हो रहा था कि उसमें ये देखा जाता था कि बच्चे यदि साल भर स्कूल आ रहे हैं, साल भर यदि वो सीख रहे हैं मकतब और मदरसे में, तो उनको अगली कक्षाओं में इजली भेज दिया जाता था। देन नेक्स्ट पॉइंट है 7वां, प्रांतीय भाषाओं की उपेक्षाएं। तो मुस्लिम काल में जो शिक्षा के केंद्र थे वहाँ पर अरबी और फारसी भाषाओं को अपनाया गया और प्रांतीय भाषाओं की इन्होंने क्या कर दी, उपेक्षाएं कर दी थी। अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं मुस्लिम कालीन शिक्षा के उद्देश्य। तो टोटल 4 ही उद्देश्य हैं। सबसे पहला है कि मुस्लिम शासकों को मजबूत बनाना, सेकंड है मुस्लिम संस्कृति का प्रचार करना, थर्ड है मुस्लिम धर्म का प्रचार करना, और फोर्थ है मुसलमानों में ज्ञान का प्रचार करना। तो टोटल इसके कितने पॉइंट हो गए, 4। पहला उनके शासकों को मजबूत बनाना मुस्लिम के, और सेकेंड है कि संस्कृति का जो उनके जो कल्चर होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, उनके बारे में उनको बताना। फिर उनका जो धर्म है, उनकी जो संस्कृति है, धर्म है, उनके बारे में उनका प्रचार करना। फिर ज्ञान का, नॉलेज का भी प्रसार करना। ये 4 पॉइंट है, इनको एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट रहेगा मुस्लिम शासकों को मजबूत बनाना। तो मुस्लिम शासकों ने अपने शासक को मजबूत बनाने के लिए अधिक से अधिक शिक्षा का प्रचार किया, जिससे उनके शासक कैसे हो सके, मजबूत हो सके और सुचारू रूप से व्यवस्थित हो सके। आप जितना ज़्यादा प्रचार करोगे उतना ज़्यादा आपका शासक क्या होगा, एकदम मजबूत होगा, स्ट्रांग होगा। सेकंड पॉइंट है मुस्लिम संस्कृति का प्रचार करना। तो मुस्लिम काल में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है कि धर्म के रीति रिवाज, परंपराएं, सिद्धांत, कानून, इनके बारे में इनको हर एक भारतवासी, हर एक जनता तक फैलाना कि हमारे रीति रिवाज क्या है, हमारे कल्चर्स क्या है, उनके बारे में हर एक व्यक्ति के माध्यम तक पहुंचाना। यदि हम उनका प्रचार करेंगे तो सारे व्यक्ति जो मुस्लिम होंगे उनको पता चलेगा कि हमारे क्या रूल्स हैं, क्या मतलब क्या रेजुलेशंस हैं, क्या सिद्धांत हैं, इनके बारे में उनको नॉलेज होगा। नेक्स्ट पॉइंट है धर्म का प्रचार करना। तो मुस्लिम धर्म के अनुसार इस्लाम धर्म एवं संस्कृति का प्रचार करना प्रत्येक मुसलमानों का धर्म था। मतलब अपने धर्म में उनके जैसे कुरान हो गया, बाइबल हो गया, इन सारी चीज़ों को कब पढ़ना है, कैसे स्टडी करना है, उनके बारे में उनको बताना, उनके क्या नियम्स होते हैं, क्या रूल्स होते हैं। तो सारे धर्म के, जैसे हिंदू काल हो गया, तो उसमें सभी में सब में क्या हो रहा है, रीति रिवाज सब अलग अलग है। तो जब हम अपने धर्म का प्रचार करेंगे तो सभी को पता चलेगा कि हमारे धर्म में हमारे क्या रूल्स होते हैं, क्या रेगुलेशन होते हैं। तो हम इस तरीके से अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मुसलमानों में ज्ञान का प्रचार करना। तो इस्लाम धर्म में प्रवर्तक जो थे, इन्होंने क्या किया कि ज्ञान को प्राप्त करने का एक साधन मानते थे, इसलिए इसे एक नेक, अच्छा मुसलमान भी कहते थे। ज्ञान के द्वारा ही व्यक्ति में धर्म, अधर्म, कर्तव्य तथा आदि का निर्णय लेने की क्षमता होती है, क्योंकि ज्ञान की प्राप्ति के माध्यम से ही हमें किसका माध्यम मिलता है, शिक्षा। यदि हम बच्चों को ज्ञान की प्राप्ति कराएंगे तो वही हमारा क्या होगा, शिक्षा का, एक एजुकेशन का माध्यम होगा। यदि इस्लाम धर्म में जो प्रवर्तक थे उनका एक पॉइंट, मतलब जो उनका जो एक पर्पस बनता था कि हर बच्चा कैसा हो, शिक्षित हो, तो वो कैसा मुसलमान होगा, एक अच्छा नेक और एक अच्छा मुसलमान कहलाता था। क्योंकि वो हर व्यक्ति को क्या कर रहा है, धर्म के बारे में बता रहा है ना, धर्म क्या है, धर्म क्या है, उनके कर्तव्य क्या है, उनके बारे में उनको नॉलेज दिया जाता था। तो ये तो हो गए इसके उद्देश्य। अब हम बात करने वाले हैं कि मुस्लिम शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है, वो क्या है। सबसे पहले हम इसको पिक्चर्स के माध्यम से समझते हैं।
तो मुस्लिम शिक्षा का जो करिकुलम है, जो पाठ्यक्रम है, सबसे पहले क्या होता था? शुद्ध उच्चारण, फिर व्याकरण, थर्ड है विभिन्न प्रकार के ग्रंथ, देन फोर्थ है लेखक कला का ज्ञान कराना, और देन फिफ्थ है विभिन्न विषयों का ज्ञान कराना। तो मुस्लिम शिक्षा का जो पाठ्यक्रम था टोटल मैंने 5 पॉइंट्स में एक्सप्लेन किया है। तो सबसे पहले उनको किस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए? एकदम शुद्ध उच्चारण होना चाहिए, ग्रामर मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, विभिन्न प्रकार के ग्रंथों के बारे में पता होना चाहिए, लिखने की कला, किस तरीके से लिखना है उनके बारे में उनको नॉलेज देना, फिर विभिन्न प्रकार के सब्जेक्ट के बारे में उनको बताना। तो एक एक करके हम इसको डीप स्टडी करते हैं, देखते हैं। पहला जो हमारा पॉइंट है शुद्ध उच्चारण। तो शुद्ध उच्चारण के लिए बच्चों को क्या क्या कराया जाता था? शुद्ध उच्चारण पर बहुत अधिक बल दिया गया है। इसमें छात्रों को अशुद्ध उच्चारण करने पर मियाँ जी और मौलवी साहब के डंडे खाने पड़ते थे। यदि बच्चा अशुद्ध उच्चारण करता था तो उनके जो गुरु थे मियाँ जी और मौलवी साहब, उनको वो पनिशमेंट देते थे। शुद्ध उच्चारण के कारण ही उन्हें क्या पढ़ाया जाता था? उच्चारण की यदि शुद्धता है तो उनको शेख सदी का पदनामा पढ़ाया जाता था। टाइली विलियम छात्रों को लिखने के लिए एक शिक्षा दी जाती थी, साथ ही साथ उनको स्वर व्यंजनों को मिलाना तथा शब्दों को बनाना आदि सिखाया जाता था। तो इसमें जो छात्र होते थे उनको शुद्ध उच्चारण पर सबसे अधिक बल दिया गया है। और यदि बच्चा गलत शब्द बोलता था तो उनको मियाँ जी मौलवी साहब के डंडे खाने पड़ते थे, और उच्चारण की शुद्धता के लिए उनको शेख सदी का पदनामा पढ़ाया जाता था। और लिखने के लिए जो छात्रों को जो लिखने के लिए जो संज्ञा दी गई है वो दी गई है टाइली विलियम नामक छात्रों को लिखने के लिए एक शिक्षा दी जाती थी। साथ ही साथ स्वर तथा व्यंजनों का मिलान कैसे करना है, उनको कैसे बनाना है, सीखना है, इन सब चीज़ों के बारे में उनको सिखाया जाता था। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है व्याकरण। तो लिपि का ज्ञान हो जाने के बाद विद्यार्थियों को फारसी व्याकरण का कंठस्थ कराना आवश्यक होता था। अब साथ ही साथ बच्चे यदि लिपि का ज्ञान कर रहे हैं तो उनको फारसी, अरबी फारसी कैसे बोलना है, कैसे पढ़ना है, उनके बारे में उनको सिखाया जाता था। बालकों को आदमनामा जैसी, जिसमें फारसी क्रियाओं के कई रूप दिखते हैं, कई रूप संग्रहण मिलते हैं, कलेक्शन मिलते हैं, उसको पढ़ाया जाता था। साथ ही साथ इनको याद कराना बालकों के लिए एक अनिवार्य शिक्षा हो गई थी, जिससे उनकी ग्रामर भी कम मिस्टेक होती थी। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है विभिन्न प्रकार के ग्रंथ। तो इसमें विभिन्न प्रकार के जो ग्रंथ थे कि प्रारंभिक शिक्षा के पश्चात बालकों को समझने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार का ज्ञान कराया जाता था। पहली पुस्तक जो होती थी वो शादी का गुलस्ता थी, जिसमें जीवन की रीतियों के बारे में वर्णन किया जाता था। सेकंड जो पुस्तक थी वो थी बोस्ता। इसमें क्या किया जा रहा है? व्यक्ति के ज्ञान का निर्माण होता था। तो दो प्रकार की जो पुस्तक होती थी जिनके अंतर्गत बच्चों को ये सिखाया जाता था कि जीवन में क्या नियम होते हैं, क्या रूल्स होते हैं, क्या रीतियाँ होती हैं। तो जो पहली पुस्तक थी वो थी गुलिस्ता, शादी की गुलिस्ता, और दूसरी पुस्तक थी बोस्ता, जिसमें व्यक्तियों को ज्ञान के बारे में नॉलेज दिया जाता था। देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लेखन कला का ज्ञान। तो लिखने के कले के अभ्यास के लिए, लिखने का अभ्यास जो आरंभ होता था काठ की तख्ती पर मोटे सरकंडों की कलम से कराया जाता था। बाद में कुछ पतले कलम से कागज पर लिखाई शुरू कर दी गई, और साथ ही साथ ये जो लिखने की जो कला थी ये मकतब तथा मदरसों में बच्चों को सिखाया जाता था। तो मकतब जो होती थी वो प्राथमिक शिक्षा होती थी, मदरसा जो होती थी वो उच्च शिक्षा होती थी। इसमें बच्चों को काठ की तख्ती पर मोटे सरकंडों की कलम से लिखाया जाता था, फिर बाद में पतले कलम से इनको लिखाना शुरू कर दिया गया, जिससे बच्चों को फारसी के छोटे छोटे वाक्य बनवाए जाते थे तथा बालक इसे फारसी, अरबी, हिंदी के नामों को लिखने की कला का अभ्यास करता था। इसे लिखने की कला के लिए अभ्यास पर एकदम सबसे ज़्यादा इन्होंने इस पर बल दिया गया है। यदि हम बच्चों को ये सारी चीज़ें सिखाएंगे तो बच्चे क्या क्या चीज़ सीख सकते हैं? इसमें अरबी, फारसी आदि जो हिंदी नाम है उसको हम कैसे लिख सकते हैं। तो लिखने की कला पर सबसे ज़्यादा इन्होंने इम्पोर्टेंट दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फिफ्थ, विभिन्न विषयों का ज्ञान। तो कुरान की आयतों का ज्ञान धार्मिक शिक्षा के अलावा विभिन्न विषयों पर भी दिया जाता था। इसमें पत्र व्यवहार, अर्जीन बीसी, अंक गणित, बातचीत करने का तरीका,
पत्र लिखने आदि की इनको शिक्षा दी जाती थी। इनको मतलब जो सब्जेक्ट होते थे साथ ही साथ उनको अदर चीज़ें भी सिखाई जाती थी। तो फ्रेंड्स, हमने तो स्टडी कर ली कि मुस्लिम कालीन शिक्षा का क्या क्या पाठ्यक्रम है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसके कितने उद्देश्य हैं, इसके बारे में मैंने आपको एक एक पॉइंट्स बता दिया है। अब जो हमारी नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी वो हमारी रहेगी मकतब और मदरसा, यानी कि पार्ट 2 जो रहेगा वो नेक्स्ट वीडियो पर मैं अपलोड करूँगी। तो आई होप आज की आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। सो मच फ्रेंड्स।